गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अब तक खत्म किया कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट और व्हाट आर द फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और छोटा सा एक टॉपिक पढ़ा, स्वॉट एनालिसिस क्या है। इतने सारे टॉपिक करने के बाद आज का जो टॉपिक आता है वो आता है आपके सामने, पेस्टल एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। बच्चों, अब तक हमने क्या बातें करी? अब तक हमने सीखा व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, होता क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, छोटी छोटी बातें हमने पढ़ ली। और जो मेन चीज पढ़ी हुई पढ़ी कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के अंदर कि एनवायरनमेंट कितने तरह का हो सकता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो, सभी एनवायरनमेंट के हमने अलग अलग एलिमेंट्स भी पढ़ लिए। जैसे कि पढ़ा हमने कि माइक्रो एनवायरनमेंट जो है उसमें अलग एलिमेंट्स है, मैक्रो के अंदर अलग एलिमेंट्स है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, कल्चरल एनवायरनमेंट है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है, बहुत सारे एनवायरनमेंट। तो इन सभी जो एलिमेंट्स के अंदर चेंज आता है, एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, जो फोर्सेस हैं वो चेंज होते हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ता है किस पे? ऑर्गेनाइजेशन पे, आपके बिजनेस पे। तो हम ये पढ़ रहे थे कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एबिलिटी होनी चाहिए। देखो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होना चाहिए? रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज के अलावा ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपेसिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए टू अडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो आप कितना चेंज हो सकते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कितना चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैंने आपको हर बार बोला कि एनवायरनमेंट चेंज होगा तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को बदलना पड़ेगा, उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अगर चेंज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज, देखो टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ सबको बदलना पड़ता है। जो नहीं बदलना चाहते या नहीं बदलते वो पीछे रह जाते हैं। आपको पता है सर, बीएसएनएल, एमटीएनएल कहां चले गए, क्यों आगे बढ़ गया? एयरटेल या हम बोलते हैं जियो से भी आगे बढ़ गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट के साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज किया, एनवायरनमेंट के चेंजेस को अडॉप्ट किया। तो हम यही बातें करेंगे कि आप सबसे पहले मेरी बात सुनना, अगर आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट अडॉप्ट करना है, चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो आपको सबसे पहले तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी पड़ती है सर। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद स्वॉट क्या होता है वो भी पढ़ चुके हैं, सब एनालिसिस पढ़ा हमने। आज मैं आपको बोलने जा रहा हूं व्हाट इज पेस्टल एनालिसिस। ये भी एक पार्ट है एनवायरमेंट की स्टडी का। सर, अगर मैं आपको बोलूं कि मैक्रो एनवायरमेंट के एलिमेंट्स जो हैं, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, इस तरह से जो भी एनवायरमेंट है, हम सिर्फ अगर मैक्रो एनवायरमेंट के एलिमेंट्स को, मैक्रो एनवायरमेंट के फैक्टर्स को ही सिर्फ स्टडी करें, उसको एनालाइज करें, तो मैं उससे एक सेपरेट नेम दे सकता हूं, एक सेपरेट मेथड बोल सकता हूं उसको, जिसे बोलता हूं मैं पेस्टल एनालिसिस। यही है सर, इन शॉर्ट। पेस्टल एनालिसिस एक फ्रेमवर्क है, पेस्टल एनालिसिस एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जहां पे आप मैक्रो एनवायरमेंट के फैक्टर्स को एनालाइज करते हो, उसे स्टडी करते हो कि वहां क्या चेंजेस हो रहे हैं और उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो कितना आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आज इफेक्ट कर रहे हैं और आगे कितना कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही होती है ये चीज जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, कि पहले आप देखें एनवायरमेंटल चेंजेस जो हैं, चाहे माइक्रो के हैं चाहे मैक्रो के हैं। मैक्रो के लिए अलग एक मेथड है पेस्टल, ओवरऑल एनवायरमेंट के लिए अलग मेथड है स्वॉट, जहां पे हम सब कुछ देख लेते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ देख लेते हैं। लेकिन पेस्टल एनालिसिस एक नैरो कंसेप्ट है। देन द स्वॉट एनालिसिस, यहां सिर्फ मैक्रो एनवायरमेंट को हम देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद आपकी थिंकिंग जो है ना, देखो जब एनवायरमेंट चेंज होता है तो आप देखते हो कि क्या चेंजेस हुए और उन चेंजेस को कैसे हैंडल करना है। और चेंजेस को हैंडल करने के लिए आप डिसीजन मेकिंग दोबारा करते हो, डिसीजन मेकिंग करने के लिए आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो, और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स भी एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा बॉस। अगर एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। उसके लिए सेपरेट टॉपिक सबसे लास्ट में आता है, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज पेस्टल एनालिसिस। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आपको ध्यान से सुनना है।
ध्यान से मन लगा के सुनना है, फोकस बनाए रखना क्लास पे। नोट्स पे आता हूं सर। व्हाट इज पेस्टल एनालिसिस की हम बात करेंगे सबसे पहले। द टर्म पेस्टल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस ऑफ मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। दैट्स इट। क्वेश्चन बन सकता है सर पेस्टल किस लिए होता है, आप बोलोगे मैक्रो के लिए होता है, माइक्रो के लिए नहीं होता, ऑल ओवर नहीं होता, सिर्फ मैक्रो एनवायरमेंट के फैक्टर को एनालाइज करने के लिए होता है। पहला क्वेश्चन बन गया पहली लाइन से। उसके बाद पेस्टल एनालिसिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द, अब देखो पेस्टल इकोनॉमी, पेस्टल एक शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन है किसके लिए सर, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल कल्चरल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड ई फॉर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इन सारे फैक्टर्स को इन शॉर्ट हम बोलते हैं PESTLE, पेस्टल। तो पेस्टल एनालिसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन करती है। इसके ऊपर नेक्स्ट लेवल पर भी हम जा चुके हैं सर, वो भी करते हैं, लेकिन ये सबको पता है कि क्या होता है। छोटी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को पता है पेस्टल एनालिसिस क्या होता है। इससे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच थी पेस्ट, जहां सिर्फ हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते थे। आज हम पेस्टल पे पहुंच चुके हैं और उससे ऊपर भी पहुंच चुके हैं। तो ये पेस्टल एनालिसिस जो है वो किस लिए है, ये देखने के लिए कि मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स कितना ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम ये देख लेंगे हमारी थिंकिंग ब्रॉड हो जाएगी, हम रिएक्टिव प्रोएक्टिव हो जाएंगे। ये आपको करना है सर, इसे करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी और स्ट्रांग हो जाएंगी सर, आपकी डिसीजन मेकिंग और अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली लॉन्ग रन तक ग्रोथ के पाथ पे लेके चल सकते हैं अगर आप ये चीजें करते हैं तो। ठीक है, तो पेस्टल एनालिसिस क्या है, इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स which influence on the organization and providing a way of scanning the environmental influence that have affected or likely to affect the organization or its policy. So, pestle analysis is increasingly used and recognized term replacing the traditional approach that is pest. उसे रिप्लेस करके क्या आ गया सर, पेस्टल। एक्रो, एक्रोनिम है किसके लिए, पॉलिटिकल, उसके अलावा इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए पेस्टल हम बोल देते हैं सर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे चलते हैं। पेस्टल एनालिसिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई मुश्किल कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर कोई है नहीं। ठीक है, क्विक टू इंप्लीमेंट है और एडवांटेज ऑफ दिस टूल इज दैट इट एनकरेज मैनेजमेंट इनटू प्रोएक्टिव एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग एंड इट्स डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको बोला बच्चों कि जो ऑर्गेनाइजेशन, आजकल तो ऑर्गेनाइजेशन ये करती है चीजें, जो ऑर्गेनाइजेशन ये करती है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है अपनी मैनेजमेंट को ये समझाना कि आप डिसीजन मेकिंग आप कैसे करें। ठीक है, तो ये चीज होती है पेस्ट एनालिसिस। इसके अंदर हम किन चीजों की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम 6 चीजों की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल फैक्टर्स की। तो हम कैसे और क्या एनालाइज करते हैं वो आप सुनना बच्चों। सबसे पहली चीज, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, और ये हम पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनवायरमेंट में हम ये पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा से पढ़ रहे हैं एक बार कि पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है और ये कैसे अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, सुनना बच्चों ध्यान से। पॉलिटिकल फैक्टर्स आर हाउ and to what extent the government intervenes in the economy and the activities of business firm। देखो, हमने पढ़ा है कि हर इकोनॉमी का, हर कंट्री का जो एनवायरमेंट होता है वो डिफरेंट तरीके का होता है, क्योंकि हर कंट्री के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम अलग है, हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अलग है। हमारी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेटिक है। तो हम हमारी कंट्री में हम क्या देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है इकोनॉमी के अंदर वो कितना किसी बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, कितना इंटरवेंशन करती है, कितना उसे सपोर्ट करती है, दोनों बातें हम देख सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए सारे बिजनेस बराबर नहीं है। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, कुछ ऐसे जिन्हें गवर्नमेंट प्रमोट करना नहीं चाहती। हार्मफुल गुड्स के बिजनेस भी होते हैं सर, यूजफुल के भी होते हैं, डेवलपमेंटल भी होते हैं, नॉन डेवलपमेंटल भी। तो आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस जो है उसे गवर्नमेंट कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग और चेंजिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है उसके लिए ब्रॉड हो जाए, उसके लिए आप पॉलिसी बना पाओ, उसके लिए आप स्ट्रेटजी बना पाओ। तो आपको देखना पड़ेगा पॉलिटिकल फैक्टर में क्या चेंज है।
और वो कितना आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, ये पेस्टल का पहला पार्ट। पॉलिटिकल फैक्टर्स में ऑल्सो influence goods and services which the government wants to provide or be provided and those that government does not want to provide it. सर लिक्विड टबैको सिगरेट हार्मफुल गुड्स कौन सी गवर्नमेंट चाहेगी कि आए? ठीक है, मान लिया टैक्सेस ज्यादा आते हैं, उससे रेवेन्यू सोर्स बहुत बन जाता है, पर गवर्नमेंट चाहती तो नहीं है ना। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो हेल्दी रहें, ठीक है, स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो गवर्नमेंट कुछ चीजों को प्रमोट करना नहीं चाहती, ठीक है। फर्दरमोर गवर्नमेंट हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन, ठीक है। अब हॉस्पिटल्स हैं, प्रमोट करना चाहेगी, ठीक है, एजुकेशन है, प्रमोट करना चाहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, प्रमोट करना चाहेगी, कुछ चीजें ऐसी जो प्रमोट करना नहीं चाहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की बच्चों। इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक एनवायरमेंट आप लोग पढ़ चुके हैं। एक बिजनेस को सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करते हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है ना, वो प्रॉफिट होता है। अब आजकल तो एनजीओज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इस चीजों को देखती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है सर? अब मान लीजिए आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है, मनी सप्लाई ज्यादा कम हो सकती है, ठीक है। आपकी कंट्री के अंदर जो इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये सारे फैक्टर्स आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ये फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर्स ही हैं जो आपके प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपकी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इन फैक्टर्स को स्टडी करना तो बहुत जरूरी हो जाता है, और पेस्टल में हम करते हैं इनको स्टडी, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव मेजर इंपैक्ट ऑन हाउ बिजनेस ऑपरेट and take decisions. For example, interest rate affect a firm cost of capital. किसी किसी फर्म को बोरोविंग्स करनी है, या हम बोलते हैं किसी फर्म को पैसों की जरूरत है, तो फर्म या तो शेयर इशू करती है, कंपनी या शेयर इशू करती है, या फिर बैंक से लोन लेती है, और बैंक से लोन लेती है बोलते हैं उसको हम डेट। एक डेट के सोर्स से एक फर्म ने हायर किया मनी को, मनी रेज की है। तो बैंक कि जब आप लोन लेते हो या एक फर्म बैंक से लोन लेगी, तो बदले में क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होगी, आपको प्रॉफिट कम होंगे ना सर। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखना बहुत जरूरी है कि हम कहां से क्या करेंगे। आपने सारी चीजों की स्टडी की ही नहीं कि मैं जब फंड रेज करूंगा तो इंटरेस्ट कितना है, या मेरे को इक्विटी से करना चाहिए, अभी सब चीजों को नहीं देखेंगे तो आप फंड रेज ऑन द स्पॉट जब कर रहे होंगे आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे फंड रेज करना कहां से। तो ये डिसीजन पहले लेने होते हैं। उसके लिए आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करना बहुत जरूरी होता है कि आज क्या है और वो कल क्या होंगे। इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी भी आप डाल सकते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, ये भी आप स्टडी कर सकते हो इसके अंदर। उसके अलावा हम बात करते हैं सर exchange rate affect the cost of exporting goods and supply and price of imported goods of the economy. The money supply, inflation, credit flow, per capita income, growth rate have a bearing on the business decision. इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बिजनेस डिसीजन पे पड़ सकता है, तो इनको स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है सर। तो पेस्टल में पॉलिटिकल इकोनॉमिक दोनों की हमने बात कर ली। फिर आते हैं हम सोशल फैक्टर्स पे। देखो बच्चों, हम या कोई ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं या किसी फर्म की मैं बात कर रहा हूं, तो एक फर्म जब, हमने पढ़ा था एनवायरमेंट से ना एक्सचेंज होता है, रिसोर्सेस का, इंफॉर्मेशन का पढ़ा था ना आप लोगों ने। तो रिसोर्सेस का एक्सचेंज कैसे होता है? हम एनवायरमेंट से रिसोर्स लेते हैं, इनपुट्स लेते हैं, और एनवायरमेंट को देते हैं क्या, मतलब कि हम एनवायरमेंट के अंदर कौन है? एनवायरमेंट के अंदर पब्लिक है, लोग हैं। तो जो कंज्यूमर्स या कस्टमर्स हमारे जो हैं वो कोई भी हो सकता है, तो कस्टमर्स को हमने अल्टीमेटली गुड्स देनी है, सर्विसेज देनी है। अब हमारा जो कस्टमर बेस है, जो पीपल है, जो लोग हैं जो हमारा सामान खरीदेंगे, उनका टेस्ट प्रेफरेंस कैसा है, उनका बाइंग पैटर्न कैसा है, उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लेवल किस तरह का है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के सब चीजें हम देखते हैं। सोशल, रिलीजन, या हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो सब किसके अंदर आता है? सोशल फैक्टर्स के अंदर आता है। तो सोशल फैक्टर्स को भी एनालाइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है, क्योंकि ये लोग हमारी डिमांड को इफेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है सर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। देखो बच्चों, हम अगर बात करें मॉडर्न एरा की या मॉडर्न एज की, तो आज की जो मॉडर्न एज है वो है हमारी मॉडर्नाइजेशन की। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? कि इनोवेशंस, इन्वेंशंस आज हर दिन होती रहती है। अगर आपका कॉम्पिटिटर
कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आता है तो आपको क्या लगता है कि यार ये टेक्नोलॉजी मेरे पास तो है नहीं, ये टेक्नोलॉजी मेरे पास क्या आ सकती है या इससे ऊपर मैं जा सकता हूं क्या? ये आपको सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, कुछ नई इनोवेशन लेके आ रहा है, तो आप तो पीछे रह जाएंगे सर। तो आपको भी चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की बात भी आपको देख लेनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैन डिटरमाइन बैरियर्स टू एंट्री, मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल एंड इन्फ्लुएंस आउटसोर्सिंग डिसीजन। अगर आपको लग रहा है कि आप वो टेक्नोलॉजी मार्केट में लेके नहीं आ सकते, तो आपको अपना काम किसी और को आउटसोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी चाहते हो आपकी कॉस्ट कम आए, और कॉस्ट कम आती है कौन सी टेक्नोलॉजी से? अपडेटेड टेक्नोलॉजी से। तो आप भी चाहेंगे ये चीज करना, तो उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लीगल फैक्टर्स पे। ये बहुत जरूरी है। हर इकोनॉमी के अंदर, हर इकोनॉमी के अंदर लीगल चेंजेस तो होते रहते हैं। हर दिन कोई नया लॉ आ रहा है या हर कोई नई अमेंडमेंट आ रही है किसी पहले से एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर। तो लॉ यानी कि लीगल फैक्टर्स की हम बात करें तो मान लीजिए बच्चों, हमने हमेशा देखा है कि लीगल फैक्टर जो हैं वो बिजनेस को बहुत जल्दी इंपैक्ट डालते हैं। मैं बात करता हूं सर जीएसटी लॉ की। तो जीएसटी जब आया तो क्या हुआ कि जब जीएसटी से पहले जो स्ट्रक्चर था बहुत कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लिकेटेड था टैक्स स्ट्रक्चर। अब कुछ बिजनेस के लिए तो बहुत आसान हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, कुछ के लिए मुश्किल भी हो गया। तो आपको अपना देखना है कि मेरे लिए ये चेंज अगर हो रहा है तो मेरे लिए कितना इन्फ्लुएंस मेरे को कर सकता है, इसके लिए मैं क्या चेंज कर सकता हूं, इसके लिए मैं क्या स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता हूं, अपने मेरे जो ऑब्जेक्टिव मेरे गोल्स हैं क्या इस लीगल चेंज से इफेक्ट हो रहे हैं? अगर इफेक्ट हो रहे हैं तो इनको मैं, इनका फायदा मैं कैसे उठाऊं? ठीक है, तो लीगल फैक्टर की स्टडी करना भी जरूरी है, क्योंकि लीगल फैक्टर आपको इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बच्चों। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर बात आती है किस चीज की सर? क्लाइमेट चेंज हो गया, इसकी हम बात कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं सर, अब अगर मैं बात करूं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इफेक्ट होते हैं। टूरिज्म बिजनेस है, होटल्स बिजनेस है, ये कुछ बिजनेस ऐसे, एग्रीकल्चर बिजनेस है, ये बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर एनवायरमेंटल फैक्टर का इफेक्ट बहुत जल्दी पड़ता है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट इंडस्ट्रीज सच एज टूरिज्म, farming, and insurance. Growing awareness to climate change is affecting how company operate and the product they offer. It is both creating new markets या diminishing or destroying existing ones. Environment अगर change होता है, environmental factors अगर change होते हैं, तो आपका business बढ़ भी सकता है और डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो आप इन चीजों की स्टडी हमेशा कर लें। तो पेस्टल एनालिसिस हर फर्म के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, और हर ऑर्गेनाइजेशन इसको जानती है कि कैसे करना है और क्या इसका एडवांटेज होगा, क्या इसके रिजल्ट्स होंगे। तो पेस्टल और स्वॉट एनालिसिस की हम बात करें तो स्वॉट इज ब्रॉडर टर्म देन पेस्टल, क्योंकि स्वॉट के अंदर हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, पर पेस्टल में हम बात करते हैं सिर्फ एक्सटर्नल, यानी कि हम उसमें से भी मैक्रो की हम बात करते हैं सिर्फ। तो डिफरेंस बिटवीन स्वॉट एंड पेस्टल क्या हुआ? द डिफरेंस बिटवीन स्वॉट एंड पेस्टल इज दैट कि स्वॉट एनालिसिस आइडेंटिफाई वेरियस फैक्टर्स ऑफ द एंटायर बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी भी और थ्रेट्स भी। लेकिन पेस्टल एनालिसिस जो है वो फोकस करता है सिर्फ एक्सटर्नल, वो भी सिर्फ मैक्रो एनवायरमेंटल एनालिसिस पे। तो स्वॉट देयरफॉर इज मच ब्रॉडर देन द पेस्टल एनालिसिस, ये आपको याद रखना। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक आपका पेस्टल एनालिसिस इतना ही है। अब मैंने आपको बोला था कि एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे कि पेस्टल आपने एनालाइज कर लिया, स्वॉट आपने कर लिया, आपने एनवायरमेंटल स्कैनिंग भी कर ली, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, नेक्स्ट आपका जो ड्यूटी है वो क्या होगा? कि आपने सब कुछ देख लिया एनवायरमेंट में क्या चेंज हो रहे हैं, पूरी डीप में स्टडी कर ली, स्कैनिंग भी कर ली एनवायरमेंट की। अब आप क्या करोगे? आप इमीडिएट रिएक्शन दोगे। अगर आपने इमीडिएट रिएक्शन नहीं दिया तो बहुत देर हो जाएगी सर। तो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्स देते हो, आप कितने सेंसिटिव एनवायरमेंट को लेकर। अगर आप सेंसिटिव हो एनवायरमेंट को लेकर तो आपकी सक्सेस है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो वेट करती हैं कि एनवायरमेंट चेंज अभी होगा तो हम एक्टिव रहें, वो प्रोएक्टिव होती हैं।
वो हॉलिस्टिक अप्रोच फॉलो करती हैं। हॉलिस्टिक क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। तो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। और स्ट्रेटेजी ऑन द स्पॉट नहीं बनाई जाती है, आप पहले से ही देख रहे हो, आप एक क्लोज वॉच रख रहे हो कि अब क्या चेंज होगा। मैं पहले से, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा नहीं भी करती है, पर सारे ऑर्गेनाइजेशन सेम नहीं होती, सबकी मैनेजमेंट सेम नहीं होती, सबका एडमिनिस्ट्रेशन सेम नहीं होता। तो हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसलिए आप पढ़ रहे हैं टॉपिक्स। तो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। ये टॉपिक सर बड़े काम का टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ही है, उसके अलावा जिंदगी में आपको ये बहुत काम आएगा बच्चों। तो ये सिर्फ बुक्स को बुक समझ के मत पढ़ो, ये ज्ञान है, ये ज्ञान कहीं ना कभी बहुत काम आता है। तो इसको समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जितना मैं आपको समझा सकता हूं समझाऊंगा, आप कोशिश करो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ध्यान दो। चलो, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। सबसे पहली बात, रिस्पॉन्स मतलब पता है आप लोगों को, स्ट्रेटेजी भी आपको पता है, तो आपकी स्ट्रेटेजी अब क्या होगी, ध्यान से सुनना। रिस्पॉन्स, आप कितने सेंसिटिव हो, कितनी जल्दी आप एक्शन लेते हो, ये बात ध्यान रखो बस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स दो तरह के, इंटरनल और हॉलिस्टिक। यहां पहले बात करूंगा इंटरनल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स की, उसके बाद बात करूंगा सर मैं हॉलिस्टिक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। ये ब्रॉड टर्म, नेक्स्ट लेवल है ये रिस्पॉन्स का। तो अब शुरू करते हैं पहले कहां से, इंटरनल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स से। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो एनवायरनमेंट है। देखो, एनवायरनमेंट चेंज होगा, सबसे पहले जो चेंज करना होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव गोल सेट करते हैं, जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करते हैं, सबसे पहले उन्हें एक्टिव होना पड़ता है, और वो इंटरनल है लोग। तो इंटरनल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स में सबसे पहले बात करता हूं ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, सुन, organization organization must have the capacity to monitor and make sense of their environment। ये सबसे पहली क्लास में मीनिंग में पढ़ा था हमने कि एक फर्म के पास एबिलिटी होनी चाहिए, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए एनवायरमेंट को मॉनिटर करने की, उसको सेंस करने की कि क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद they must identify and attend to those environmental factors and features that are closely related to the goal achievement। उनके गोल को, उनके ऑब्जेक्टिव को, उनके मिशन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, सबसे पहले उनके लिए रिस्पॉन्स दे। Moreover, they must have the internal capacity to develop effective response। कुछ ऐसा लेके आए कि वो फैक्टर को हम एक्सेप्ट करें और उसके लिए कुछ कर सकें, अपने आप को मॉडिफाई कर सकें, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट। तो कैसे, किस तरह का रिस्पॉन्स हो सकते हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, वो लोग का रिस्पॉन्स क्या हो, समझना। तीन रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉम्पिटिटिव और कलेक्टिव रिस्पॉन्स। तीनों को ध्यान से सुनना, तीनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, और किसके पार्ट है, इंटरनल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स के पार्ट है। सबसे पहले रिस्पॉन्स कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। द मोस्ट कॉमन जो रिस्पॉन्स है वो यही है, द मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट आर एडमिनिस्ट्रेटिव। सब ऑर्गेनाइजेशन ये चीज करेंगे, सब ऑर्गेनाइजेशन जिसको फर्क पड़ रहा है एनवायरमेंट के चेंज होने से, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ये पक्का करेगा, ऑब्वियस वो तो करेगा ही, क्योंकि सबसे पहले वही है जो चीजें, बड़ी चीजें जो करता है वो वही है, प्लानिंग जो कर रहा है वही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। तो हम बात कर रहे हैं, दीज इंक्लूड द फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, बजट्स। उसके बाद दीज रिस्पॉन्स कैन बी ईदर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या होता है सर, कि होने से पहले आपको लग रहा है कि ये होगा, उससे पहले ही आप कुछ चेंजेस कर दो, ये प्रोएक्टिव होता है। रिएक्टिव मतलब क्या है, कि चेंज हो रहा है और आप एकदम से करना शुरू कर दिया आपने, वो पहले हो गया, ये साथ साथ हो गया। उसके बाद आगे बोलता है, the administrative response relates to changing the way a business operates to meet the changing environment. Revising the mission, objective and goals are some example of this response। देखो बच्चों, जिस तरह से आप बिजनेस कर रहे थे, अब एनवायरमेंट चेंज हो गया। एनवायरमेंट के चेंज होने के बाद अब आपका तरीका बदल जाएगा, आप वापस से रिवाइज करोगे
अपने मिशन को, गोल्स को, पॉलिसी को जो आपने बना रखी हैं, आप देखोगे कि अब जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, जो इवेंट्स हुई हैं, जो फैक्टर्स में चेंज आया है, क्या अब हमारी जो पॉलिसी है वो काम करेंगी? जो हमारा गोल है वो अफेक्ट तो नहीं हो रहा है इस फैक्टर्स से? तो ये आपको देखना जरूरी है। इसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। अगर कुछ इफेक्ट हो रहा है तो उसमें आप चेंजेस करो, मॉडिफिकेशन करो, एडजस्टमेंट्स करो। इसे बोलता है रिस्पॉन्स। ठीक है? आप सोचोगे नहीं, कुछ भी नहीं करना, जो हुआ है वो होने दो, फिर तो नहीं करेगा भाई काम। ये चीज काम नहीं करती है। दूसरी चीज कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। सर आपके कॉम्पिटिटर्स, okay? कॉम्पिटिटर्स की मैं बात करूंगा। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट typically are associated with with for profit firms but can also apply to non-profit or government organization. Such actions seek to enhance the organization performance by establishing a competitive advantage over its rivals. मैंने आपको बोला सर आपका कॉम्पिटिटर, मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी आप लोगों से, आपका कॉम्पिटिटर कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आया मार्केट में। अब आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? वो आपका राइवल है, आपका कॉम्पिटिटर है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? आपका रिस्पॉन्स सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं उससे बढ़िया टेक्नोलॉजी लेके आ सकता हूं जो उसके पास नहीं है। क्या कुछ ऐसा मैं लेके आ सकता हूं क्या? ये आपका होता है कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। अब समझना, टू सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अचीव एन एक्सटर्नल पोजीशन to their competitors or perform internally in ways that are unique. कुछ अलग सा लेके आना है, valuable and difficult to imitate. कुछ ऐसा लेके आओ कि सामने वाला कॉपी ना कर पाए। इमिटेट मतलब जो कॉपी ना हो सके, नकल ना कर सके आपकी। From this we understand that if a business is able to develop a competitive advantage, अगर आपने ऐसा कर दिया जो यूनिक है उससे, तो आपका प्रोडक्ट तो दौड़ेगा मार्केट में। अब देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो कस्टमर वैल्यू भी करे कि हाँ इस प्रोडक्ट की वर्थ है, इसके पैसे में कितने देने को भी तैयार। मोबाइल फोन की बात आती है, बोलते हैं एप्पल। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा है कि एप्पल मोबाइल फोन्स प्रोडक्ट enjoy a great deal of customer loyalty which is their competitive advantage. एप्पल के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, एप्पल को एडवांटेज क्या है कि उसको पता है कितना भी महंगा बेचूंगा मेरा बिकेगा, क्योंकि उसके मटेरियल में वो क्वालिटी है जो औरों में नहीं है। कुछ ऐसी बात है जो औरों में नहीं है, यूनिक चीज है, तभी लोग लेते हैं। या ब्रांड लॉयल्टी बन चुकी है या नाम है, वो अलग बात है, लेकिन सच में कुछ ऐसी क्वालिटी तो होती है कि हमें लगता है कि हमें लेना चाहिए। ठीक है, हेंस एप्पल इज एबल टू फाइट ऑफ चेंजेस इन एनवायरमेंट वेरी स्मूथली, पीछे नहीं छूटता है कभी भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्स। सुनना ध्यान से। कभी कभी क्या होता है बच्चों, एनवायरमेंट में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि हम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते, हमें दूसरे की जरूरत पड़ती है। हम चाहते हैं कोई मिल जाए जिससे हम कोलैबोरेट कर लें या मर्ज हो जाए, जॉइंट वेंचर कर लें, ठीक है? या फिर हम कॉमन पूल कर ले रिसोर्सेज को और फिर बिजनेस चलाएं। ये बहुत सारे मेथड्स हमारे पास होते हैं। किसी और को मेंबरशिप में ले लें, तो कोऑप्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया। ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम एनवायरमेंट के लिए कुछ रिस्पॉन्स दे तो रहे हैं। देखो रिस्पॉन्स ना देने से अच्छा है कि आप दूसरे का साथ लेकर रिस्पॉन्स दे दो। रिस्पॉन्स तो दो, और जब दो लोग मिलते हैं, एक और एक दो नहीं होते, पूरे 11 होते हैं सर। दो लोग जब मिलते हैं तो पावर बढ़ जाती है, तब आपका रिस्पॉन्स और अच्छा हो सकता है। तो अकेले नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप दूसरे को ज्वाइन कर सकते हो। ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्स। समझना, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, चाहे मिलकर दो, अकेले दो। अकेले नहीं दे पा रहे हो तो मिल जाओ। ठीक है, चलो। ऑर्गेनाइजेशन आजकल तो इतना ज्यादा चेंज हो गया एनवायरमेंट के अंदर कि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइंट वेंचर कर रही है कि हम बड़े हो जाएं और बिग प्लेयर मार्केट में हो जाएं। ये चीज आपको दिखेगी जरूर। ऑर्गेनाइजेशन कैन कोप with problems of environmental dependence and uncertainty through increased coordination with other organizations. Collective response help, ध्यान से सुनना, collective response help to control interdependencies among organizations. कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होते हैं, उसके बिना हम नहीं काम कर सकते। तो कोई इसमें कोई छोटी बात नहीं है सर, मिलकर काम करने में कोई बुराई नहीं है।
एंड इंक्लूड सच मेथड एज बार्गेनिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग से हम कर सकते हैं, को-ऑप्टिंग, मेंबरशिप में किसी और को अपने साथ ले सकते हैं, जॉइंट वेंचर आपको पता ही है, फेडरेशन ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है, मिल जाते हैं एक साथ, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हो सकता है, और कंजूटिया मतलब कि पूल रिसोर्स करके कॉमन तरीके से दोनों मिलकर चला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ये सब कुछ, सबका मतलब एक ही है, ये सारे मेथड्स का एक कंक्लूजन एक ही है, मिल जाना और फिर बिजनेस करना, फिर रिस्पॉन्स देना। कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीजिंगली टर्निंग टूवर्ड्स, आज की बदलती जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन आज की है उभरती हुई, वो इन तरफ जा रही है, ज्वाइंट वेंचर्स कर रही हैं, पार्टनरशिप्स कर रही हैं विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि अनसर्टेनिटी मार्केट में ना हो। एनवायरनमेंट में क्या होगा हमें तो नहीं पता, जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती हैं तो ज्यादा ब्रॉड थिंकिंग कर पाती हैं और टास्क को जल्दी कर पाती हैं, और कितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो इजीली सुलझा लेती हैं उन चीजों को। When two or more business come together to benefit from each other's advantages, it's termed as collective response. समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? होप समझ में आ गया होगा। अब जो रिस्पॉन्स है, अब तक पढ़ा हमने इंटरनल रिस्पॉन्स, इंटरनल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। अब बात करेंगे हॉलिस्टिक अप्रोच की। सर हॉलिस्टिक मतलब ये छोटी छोटी चीजें, ट्रेडिशनल वाली, आज वाली, इन सबको मिला दो। आप जो भी चीज कर सकते हो या करते थे, ट्रेडिशनल भी, प्रेजेंट भी, सबको मिला दो, सारी मिला के इकट्ठा एक साथ इंप्लीमेंटेशन करो हर चीजों को, हॉलिस्टिक अप्रोच है, नेक्स्ट लेवल अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच बहुत इफेक्टिव होती है सर, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये अप्रोच फॉलो करती है, हॉलिस्टिक स्ट्रेटेजिक अप्रोच। सुनना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, the business organization and its many environment have numerous interrelationship that at times it becomes difficult to determine exactly where the organization ends and where its environment begins. कभी कभी environment के अंदर बहुत complexities होती हैं, बहुत difficulties होती हैं, बहुत drawbacks होते हैं, बहुत सारे changes हो रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता कि करे क्या उस समय पर। It is very difficult to determine exactly what business should do in response to a particular situation in the market. ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, समझ में नहीं आता कि करें क्या। तो स्ट्रेटेजिकली होना क्या चाहिए कि बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज के एडवांटेज लेनी चाहिए और थ्रेट्स को मिनिमाइज करना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। द बिजनेस शुड मेक एफर्ट्स टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज, कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने ना दे, एंड ओवरकम द थ्रेट्स का सामना करें, ऐसा कहा जाता है। बट होलिस्टिक स्ट्रेटजी कवर द एसेंस ऑफ द बिजनेस एज अ होल, अनलाइक इंटरनल स्ट्रेटजीज which aim at changing or adopting from within. In holistic approach, a business need to look an organization wide setup with ample understanding of competitors. जितने भी competitors हैं, जितने भी factors हैं, माइक्रो के, मैक्रो के, इंटरनल, एक्सटर्नल, सभी के सभी फैक्टर्स को एनालाइज करके उसके बाद स्ट्रेटजी बनाई जाए। मैं सिर्फ इंटरनल स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अंदर पढ़ा हमने एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कॉम्पिटिटिव, या फिर हम बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव या कलेक्टिव, सारे एनवायरमेंट की स्टडी करके, सारे फैक्टर्स को स्टडी करके उसके बाद एक बड़ी स्ट्रेटजी बनाना, हॉलिस्टिक अप्रोच ये होता है। तो अब बोल रहा है and all the environmental factors macro micro including internal, in this context following approach may be noted। ये सब करने के बाद भी तीन तरह की स्ट्रेटजी आपके सामने आती है। वो तीन स्ट्रेटजी क्या है? तीन इंटरनल में थी, तीन यहां पर है। हर ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब अलग अलग होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा, हम बोलते हैं कि लीस्ट रेसिस्टेंट, जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देती, धीरे धीरे रिस्पॉन्स देती है या देती ही नहीं है। कुछ होती हैं कि क्वेश्चन से चलती हैं, अटेंटिव रहती हैं, और कुछ होती हैं प्रोएक्टिव। मैं तीनों की बात करूंगा सबसे एग्जांपल के साथ, सुनना ध्यान से। लीस्ट रेसिस्टेंस जो है वो रिस्पॉन्स कैसा होता है? सम बिजनेस जस्ट मैनेज टू सर्वाइव by way of coping with their changing external environment। सर दर्द नहीं चाहिए, मेरे को झमेला नहीं चाहिए। कुछ बिजनेसेस सोचते हैं, इतना करते हैं बस कि हाँ हम सरवाइव करते हैं, जितना आ रहा है ठीक है, और नहीं चाहिए।
दे आर सिंपल गोल मेंटेनिंग यूनिट्स। ऐसी कंपनीज बहुत सारी होती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत, ऐसे बिजनेस बहुत सारे होते हैं। दे आर वेरी पैसिव नॉट एक्टिव इन देयर बिहेवियर एंड आर सोलली गाइडेड बाय सिग्नल्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि क्या सिग्नल दे रहा है, अच्छा ये हो रहा है, ये कर देते हैं। लेकिन पूरी स्टडी, पूरी स्कैनिंग, डिटेल में, डीप में, डेप्थ में नहीं जाते। दे आर नॉट ambitious, इतना ambition नहीं होता है, but are content with taking simple path of least resistance। ज्यादा changes नहीं करते हैं, बहुत कम changes करते हैं। Their goal seeking and resource transforming behavior, for example BSNL choose to not compete at all and it has survived with no strategy to change within the changing time। और खत्म हो गया। जब बीएसएनएल चल रहा था तो बहुत सारे कंप्यूटर मार्केट में आ रहे थे। जब आ रहे थे तब कुछ करना चाहिए था, तब कुछ रिस्पांस देना चाहिए था, तब कुछ अच्छी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी, आज वो भी चल जाता। मोनोपोली थी उस टाइम उसकी, लेकिन नहीं चल पाया क्योंकि रिस्पांस नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद दूसरा एक टाइप और है, प्रोसीड विद कॉशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है कि अलर्ट रहती, अब होगा और हम रिस्पांस दे देंगे। सुनना ध्यान से। एट द नेक्स्ट लेवल, लीस्ट रेजिस्टेंस के बाद क्या आता है, प्रोसीड विद कॉशन। उसके ऊपर का लेवल क्या है, थोड़े से एक्टिव होते हैं कि आर द बिजनेसेस दैट टेक इंटेलिजेंट इंटरेस्ट टू अडॉप्ट विद द चेंजिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट चेंज होगा, हम भी चेंज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। दे सीक टू मॉनिटर, मॉनिटर करते रहते हैं। क्या मॉनिटर करते हैं, जो चेंज हो रहा है एनवायरमेंट के अंदर, अपने गोल्स देखते हैं, इस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, वो करते भी हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सर्वाइवल की भी बनाते हैं, स्टेबिलिटी की भी बनाते हैं, स्ट्रेंथ के लिए बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। They regard that the pervasive complexity and turbulence of the external environment element as given within the framework of which they have to function. Or this is an admittedly sophisticated strategy that to wait for changes to occur and then take corrective adaptive action। ये वेट करते हैं कि क्या होगा, जब भी कोई अकरेंस होगी, कोई फैक्टर चेंज होगा और इमीडिएटली हम रिस्पॉन्स करेंगे और अपने आप को एडजस्ट करेंगे। ये चाहते हैं करना और करते भी हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल किसका दे रहा है, एयरटेल का। अब आप समझ जाओगे आफ्टर एयरटेल में क्या बोलने वाला हूं। जो नेक्स्ट वाला होगा डायनेमिक रिस्पॉन्स, वो होगा जियो। एयरटेल से भी आगे बढ़ा, एयरटेल भी है, अभी भी आगे है, जियो से थोड़ा पीछे है, बट बाकी से तो आगे है। तो जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, तीन एग्जांपल आपको दिए। अब हम बात करते हैं कि एयरटेल हैज प्रोसीडेड स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वो उसने किया, ठीक है, लेकिन आजकल नहीं चलता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो डायनामिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, एट अ स्टिल हायर लेवल those businesses that regard the external environment forces as partially manageable and controllable by their actions, their feedback, सुनना, their feedback system are highly dynamic and powerful। जब वो एनवायरमेंट में चेंज देखते हैं ना, एनवायरमेंट में चेंज हुआ, हमने देखा, एनालाइज करा, उसको स्टडी किया, फैक्टर्स कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कितना करेंगे, सब समझा, उसके बाद जो स्ट्रेटेजी बनाई, जो रिस्पॉन्ड किया हमने, इतना सेंसिटिव थे हम, इतना दिल पे लगती है बात इनकी, इतना रिस्पॉन्स दिया कि बस ऐसे मार्केट में बिल्कुल धमाका कर देते। तो वो क्या है, दे नॉट merely recognize and ward of threats, they convert threat into opportunities। हम अब तक पढ़ रहे थे अपॉर्चुनिटी आए तो फायदा उठाओ, एक्सप्लॉइट करो अपॉर्चुनिटीज को, थ्रेट्स आए मिनिमाइज करो, ये करते हैं, ये थ्रेट्स को भी अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। So they are highly conscious and confident to their own strength and weakness of the external environment adversaries। उसके बाद, for example, Reliance Jio has disrupted the market and even changed the environment itself for its competitors and other businesses। ये था आपका strategic response to environment और पेस्टल एनालिसिस। ये टॉपिक खत्म होते हैं और टॉपिक खत्म होने के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है। इस चैप्टर नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। आपका होमवर्क है आज, कितने क्वेश्चन इसके अंदर है बच्चों, देखो इस चैप्टर के अंदर अराउंड थोड़ी समरी पढ़ना, चैप्टर को अच्छे से रीड करना, समझना, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करना। जितने भी क्वेश्चन आपके नोट्स में और मॉड्यूल में हो आप कर लीजिएगा।
इन क्वेश्चंस करने के बाद हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डाउट सेशन लेंगे आपका क्वेश्चंस का, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। तो आज की क्लास में इतना ही, जितना हमने किया ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और आपका होमवर्क याद रखो, जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नोट्स में वो आपको करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।